हम बात करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे कमर्शियल बैंक के मीनिंग और उसके फंक्शन के बारे में। उससे अगले लेक्चर में हम जो है कमर्शियल बैंक के क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन के बारे में जानेंगे, क्योंकि उस पर जो है अलग से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे, कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक या बैंक्स कहेंगे, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक्स हैं एक कंट्री में बहुत सारे होते हैं, एक नहीं होता है। तो कमर्शियल बैंक को कैसे डिफाइन करेंगे आप कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो डायरेक्टली पब्लिक से एक्सेप्ट करता हो, यानी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता हो और पब्लिक को लोन देता हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और वो किस लिए करता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो उस इंस्टीट्यूशन को आप जो है कमर्शियल बैंक कहते हैं। तो आप कह सकते हैं एनी इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक डायरेक्टली एंड ग्रांट लोन टू द पब्लिक फॉर इन्वेस्टमेंट टू अर्न प्रॉफिट। तो ये इसका जो मेन मोटिव होता है कमर्शियल बैंक्स का, जितने भी जैसे SBI, पंजाब नेशनल बैंक, जो भी आप जो ऐसे बैंक्स देखेंगे, तमाम बैंक्स मिल जाएंगे कमर्शियल बैंक, वो सभी जो हैं जितना भी काम करते हैं ये सब वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए होते हैं, ना कि पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो उसी को आप कमर्शियल बैंक कहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की है कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया मीनिंग में इसके, दोनों काम करना ज़रूरी है। क्या क्या, यानी कि एक तो एक्सेप्ट डिपॉजिट्स और प्लस एडवांसिंग लोन, है ना। दोनों काम करना जरूरी है। अगर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है तो उसे भी आप बैंक नहीं कह सकते, या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सिर्फ लोन देता है उसे भी आप बैंक नहीं कह सकते। तो दोनों काम उसको जो है करने होंगे एक साथ, तब उसको आप बैंक कहेंगे। तो ये था इसका मीनिंग। अब बात करेंगे इसके फंक्शंस के बारे में। तो कमर्शियल बैंक के मेन जो फंक्शंस हैं वो 6 हैं। 6 टाइप्स में इसको डिवाइड किया है। जैसे फर्स्ट है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एडवांसिंग ऑफ लोन्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, एजेंसी फंक्शंस, जनरल यूटिलिटी फंक्शन एंड क्रेडिट क्रिएशन। तो अब हम इनको वन बाई वन एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला है जैसे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में क्या है, यानी कि जनरल पीपल से, किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी भी फर्म से जो बैंक्स होती हैं वो पैसे जमा करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं डिपॉजिट्स को, है ना, मनी एक्सेप्ट करती हैं। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि हम जो है अपना पैसा जो है बैंक में जमा कर सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। तो बैंक जो है एक्सेप्ट कर रही हैं। तो ये जो एक्सेप्ट करती हैं डिपॉजिट्स को, वो कौन सी फॉर्म में करती हैं वो आप देखेंगे। तो हम वन बाई वन इससे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये पहला वाला आप जो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, पहले वाले को इसको। तो इसमें हमारे 3 तरह के अकाउंट्स हो सकते हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में 3 तरह के अकाउंट्स हो सकते हैं। तो पहला तो आप कह सकते हैं जो है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स होते हैं, जिसे आप जो हैं डिमांड डिपॉजिट्स भी कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स। तो करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स या डिमांड डिपॉजिट्स ये एक तरीके का एक अकाउंट है जो मेनली बिजनेसमैन जो होते हैं, बिजनेस पर्सन्स, उन लोगों का होता है। क्योंकि इस अकाउंट में ये होता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देती हैं बैंक्स, लेकिन इसके साथ साथ इसमें फैसिलिटीज़ दी जाती हैं कि जैसे कोई भी बिजनेस पर्सन है वो एक दिन के अंदर जितनी बार चाहे उतनी बार ट्रांजैक्शंस कर सकता है बैंक से, यानी कि लेन देन कर सकता है। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा जो है लेन देन करता है तो बैंक बजाय इंटरेस्ट इन लोगों को मतलब देने के, इनसे ले और लेती है बिजनेस पर्सन से, और इन्हें कुछ फैसिलिटी भी इसके बदले प्रोवाइड करती है, जैसे कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, वो भी इन लोगों को इस अकाउंट में मिल जाती है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। दूसरा इसमें अकाउंट हो सकता है, ये पहले वाले का हमारा चल रहा है हमारा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। दूसरा अकाउंट यहाँ पे हो सकता है करेंट अकाउंट के बाद में जो सेविंग बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट जो होता है, जो हम लोग जनरल पीपल जो लोग अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में, उसे सेविंग अकाउंट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हमें एक पर्टिकुलर मतलब रेट फिक्स्ड होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो मिलता है,
इसके अलावा इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा जो है बैंक के साथ में ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं। तो ये हम लोगों का जो अकाउंट होता है वो सेविंग अकाउंट होता है। एक और अकाउंट होता है तीसरा, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स और टर्म डिपॉजिट्स। इसके नाम से जानते हैं, यानी कि फिक्स डिपॉजिट। आपने सुना होगा कि भाई हमने जो है इतना अमाउंट जो है फिक्स में कर दिया है। फिक्स में करने का मतलब है फिक्स अमाउंट में, फिक्स पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने जो है वो पैसा जमा कर दिया है बैंक में, तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा मिलता है। लेकिन उसमें पाबंदी ये होती है कि आप बीच में पैसे नहीं निकाल सकते। जैसे आपने 5 साल के लिए 1 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिए, तो ये फिक्स हो गए, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए हैं कि 5 साल के लिए हैं कि हम 5 साल बाद ही निकालेंगे इन पैसों को। तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है बैंक जो है ज़्यादा देती है, क्योंकि उसको पता है कि 5 साल तक ये बंदा पैसे लेने के लिए वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप जाते भी हैं, ज़रूरत पड़ गई बीच में, अगर मान लो 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब भी आपको ज़रूरत पड़ गई पैसे की, तो आप बैंक से पैसा ले सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको बैंक मना कर देगा कि नहीं जी आपको पैसा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किया था वो 5 साल के रेट के हिसाब से किया था ना, 5 साल के पीरियड के हिसाब से, तो अब जो है वो उस इंटरेस्ट रेट को नहीं देंगे, आपको कम देंगे फिर, क्योंकि आप अपना रूल तोड़ रहे हैं तो बैंक भी अपने रूल पे नहीं रहेगी। अब बात करेंगे सेकंड फंक्शन के बारे में, जिसका नाम है एडवांसिंग ऑफ लोन्स। तो बैंक जो लोन एडवांस करती हैं लोगों को, वो कई फॉर्म्स में करती हैं। तो सबसे पहला तो है कैश क्रेडिट। तो ये ज़्यादातर बिजनेस पर्सनस को दिया जाता है उनके पास जितना भी गुड्स का स्टॉक है उसके अकॉर्डिंग, कि अगर उनके पास ज़्यादा गुड्स का स्टॉक है तो उन्हें ज़्यादा लोन मिल सकता है बैंक से, और कम है तो कम मिल सकता है। तो एक लिमिट इनको सैंक्शन कर दी जाती है कि इस लिमिट तक आप जो है बैंक से पैसा लोन ले सकते हैं। तो ये उस पैसे का जितना भी यूटिलाइज़ करते हैं, सिर्फ उस पैसे पर यानी कि इनको इंटरेस्ट देना होता है। जैसे किसी को 10 लाख रुपए का कह दिया कि भाई आपकी लिमिट 10 लाख रुपीज़ है, 10 लाख तक आप अपने अकाउंट से निकाल सकते हैं लोन के तौर पर। तो अगर उसने जो है 2 लाख रुपए निकाला तो सिर्फ 2 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा, पूरे 10 पे नहीं लगेगा। ये है। सेकंड मनी एट कॉल है या डिमांड लोन्स है। ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, क्योंकि इसका नाम है मनी एट कॉल, यानी आपने कहा और फ़ौरन आपको पैसा मिल गया। तो ये मनी जो पैसा इसमें मिलता है वो ब्रोकर्स हो गए, आपके ट्रेडर्स हो गए, है ना, जो ऐसे लोग हैं जिनका काम मतलब ऐसा है कि थोड़ी देर बाद उनके पास पैसा वापस आ जाएगा, ऐसे लोगों को ये मनी एट कॉल के नाम से जो है लोन मिल जाता है। जैसे किसी ट्रेडर ने कोई सामान परचेज़ किया तो उसका पेमेंट कर दिया बैंक से, फ़ौरन उससे पैसा मिल गया। अगर उसके पास में 2 घंटे बाद भी पैसे आ गए तो वो फ़ौरन 2 घंटे बाद बैंक को पैसे वापस कर सकता है। तो उस 2 घंटे का भी बैंक जो है इंटरेस्ट लगा देगी उसके ऊपर, ठीक है। तो ये होता है मनी एट कॉल। शॉर्ट टर्म लोन्स जो होते हैं, जो हम जैसे लोग जो जनरल पीपल हैं कंट्री के, उन लोगों को मिलता है। जैसे हाउस लोन ले लिया आपने, या कार लोन ले लिया, या कोई भी अदर लोन जो है आप अपने यूज़ के लिए ले रहे हैं, तो ये जो हैं शॉर्ट टर्म लोन्स कहलाते हैं। इसके बाद में आता है अदर फैसिलिटीज़। अदर फैसिलिटीज़ में जैसे कि एक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ये ओवरड्राफ्ट। तो ये जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज़ है, अभी मैंने बताया था यहाँ पे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में जो करंट अकाउंट वाले हैं, यानी कि बिजनेस पर्सन जो होते हैं, तो जिनका करंट अकाउंट होता है उसी को ये फैसिलिटी ओवरड्राफ्ट की प्रोवाइड करते हैं। तो ये होती क्या है कि जब कोई भी पर्सन जो बिजनेस पर्सन है, उसे मान लीजिए 5 लाख रुपए का पेमेंट करना है और उसके अकाउंट में 4 लाख रुपए रह गए, तो अपने अकाउंट से वो 5 लाख का पेमेंट कर सकता है। तो 1 लाख रुपए उसने ओवरड्राफ्ट कर दिया, यानी कि 4 ही लाख तो निकाल सकता था वो अपने अकाउंट से, लेकिन उसने कितने निकाल लिए? 5 लाख रुपए। तो ये जो 1 लाख रुपए उसने एक्स्ट्रा निकाले हैं उसी को कहते हैं ओवरड्राफ्ट। तो वो जितने टाइम के लिए वो उन 1 लाख रुपयों को वापस नहीं करेगा जब तक उस पर जो है इंटरेस्ट लगता रहेगा, ठीक है। तो वो कहलाती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, राइट। दूसरी फैसिलिटी इसमें क्या मिलती है? ये कहलाती है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? इसमें ये होता है जैसे कि इसे समझें थोड़ा सा, 2 पर्सन हैं, 2 कंपनीज़ हैं, और उन कंपनीज़ ने आपस में ये, जैसे मैं कहूँ कि जैसे कंपनी ए है कोई और ये कंपनी बी है, इन्होंने ट्रेड किया आपस में और
पर्सन ए ने जो है क्या किया कि इससे सामान तो ले लिया, लेकिन इससे जो है पेमेंट नहीं किया, सिर्फ एक प्रोमिसरी नोट बना लिया, ये प्रॉमिस कर दिया कि मैं 3 महीने बाद में, इसका मैक्सिमम टाइम 3 महीने होता है, कि मैं भाई 3 महीने बाद आपके पैसे वापस कर दूंगा। तो वो एक तरीके का लिखित डॉक्यूमेंट बी को दे दिया इसने लिख करके। सामान तो सारा इसके पास आ गया ए के पास, लेकिन इस बी ए ने क्या किया, उसको लिख करके दे दिया कि भाई मैं इतने पैसे मान लीजिए आगे के फ्यूचर डेट में मैं दे दूँ, जैसे 3 महीने बाद की, कि आज अगर मान लीजिए 19 तारीख है तो 19 और में है अगस्त 2021, इस डेट को आपका जो पैसा है वो मैं यानी कि पे कर दूंगा। ठीक है, तो ये प्रोमिसरी नोट किसके पास आ गया, बी के पास में। अब वो लेके बैठा है कि भाई 3 महीने बाद मुझे ये पैसा मिलेगा जब मैं उसे ये वापस करूँगा। लेकिन होता ये है कि 3 महीने से पहले इसको ज़रूरत पड़ गई बी को कि भाई पैसे की ज़रूरत है, तो वो इसके पास तो नहीं जाएगा, क्योंकि प्रॉमिस किया है कि भाई 3 महीने बाद की जब उससे बात हुई है तो उससे पहले कैसे ले लें पैसा। तो ये क्या है, कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा बैंक के पास, जो कमर्शियल बैंक है। तो कमर्शियल बैंक के पास में पहुंच जाएगा ये उस अपने प्रोमिसरी नोट को लेकर के कि भाई ये हमारे पास ये 1 लाख रुपए का प्रोमिसरी नोट है कि 1 लाख रुपए आपको देने हैं। तो बैंक क्या करेगा, उसको पैसे दे देगा, उस प्रोमिसरी नोट को अपने पास रख के बैंक पैसे दे देगा उसे। लेकिन पैसे जो 1 लाख रुपए की बात हुई थी तो पूरे 1 लाख नहीं देगा, वो डिस्काउंट करेगा कुछ। जैसे उसने सपोज करिए उसने 10% डिस्काउंट कर दिया इसमें से, तो 1 लाख में से 10% डिस्काउंट किया तो कितना, 90,000 बचा। तो वो जो पेमेंट करेगी बैंक इसको, बी पर्सन को इसको पेमेंट कर देगी 90,000 रुपीज़। इसका बिल क्लियर हो गया। ठीक है, 10,000 कम दिए इसने। अब बैंक जो होगी कमर्शियल बैंक, जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो ये पैसे उसको देगा जिसके पास प्रोमिसरी नोट होगा। तो अब इसके पास तो रहा नहीं, किसके पास पहुंच गया, इसके पास, बैंक के पास। अब ये बैंक को कितने रुपए देगा भाई, बैंक को ये 1 लाख रुपए प्रोवाइड करेगी ये फर्म ए। तो बैंक का इस तरीके से 10,000 का फ़ायदा हो जाएगा। तो इसका भी काम बन गया और यहाँ बैंक का भी फ़ायदा हो गया। तो ये कहलाता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कर देना। अब बात करेंगे कमर्शियल बैंक्स के थर्ड फंक्शन के बारे में, जो है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। तो सारा पैसा जितना भी बैंक के पास है उसे किसी को जबरन तो लोन नहीं दे सकते, लेकिन जो पैसा बच जाता है उसे बैंक क्या करती है, फिर इन्वेस्ट कर देती है। अपने पास रखने से कोई फ़ायदा नहीं है बैंक को, क्योंकि वो तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके या फिर लोन दे करके ही तो कमा सकती है। अपने पास रखने से क्या फ़ायदा होगा बैंक को। तो इसलिए जो पैसा बच जाता है उसे क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं ये। तो इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। सबसे बेस्ट तो यही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में खर्च करना, क्योंकि जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं, उनका पैसा जो है कभी भी डूबेगा नहीं, मिल के रहेगा गवर्नमेंट से। सेकंड, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ यानी कि ऐसी सिक्योरिटीज़ जो अप्रूव्ड हैं गवर्नमेंट के थ्रू, उन सिक्योरिटीज़ में खर्च करते हैं। तो ऐसे पैसा जो है इन्वेस्ट कर दिया जाता है इनका। नेक्स्ट फंक्शन है एजेंसी फंक्शंस। एजेंसी फंक्शन मतलब एज एजेंट काम करता है। तो सबसे पहला तो हो गया रेमिटेंस ऑफ फंड्स। रेमिट का मतलब होता है सेंड करना, यानी कि सेंड करना। तो आप जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेज सकते हैं इसके थ्रू, जैसे चाहे वो चेक के थ्रू भेज रहे हों या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू भेज रहे हों, किसी भी तरह। तो वो एक काम तो ये करता है। दूसरा कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ फंड्स, तो कलेक्ट करता है और पेमेंट भी करता है फंड्स का। जैसे आपने चेक बना के दे दिया, उसको जो है क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। कलेक्ट करने में जैसे इनकम टैक्स है, पैसे इकट्ठे कर रहा है, उन लोगों से ले रहा है, या किसी के लोन जमा होना है, कुछ भी करना है मतलब किसी तरह का, तो कलेक्ट करता है पैसे को और पेमेंट भी करता है तमाम तरीके के। इसी तरह से सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़, आप जो हैं बॉन्ड्स, शेयर्स, ये सब खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं इससे बैंक के थ्रू ही। ठीक है, तो सेल और परचेज का काम करता है। फिर रिप्रेजेंटेशन एंड करेस्पोंडेंस, रिप्रेजेंटेशन का काम करता है आपका। जैसे आपको जो है एरोप्लेन का टिकट खरीदना है, ट्रेन का टिकट खरीदना है, आप मूवी देखने जाना है, आपको जो है हॉल का वहाँ पे जो है टिकट खरीदना है, तो वो सारे काम आप जो है बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके अलावा फिर जो है
ट्रस्टीशिप का काम करता है। ट्रस्टीशिप में जैसे कि वो जो बैंक वाले होते हैं वो लोग कुछ एडवाइज़र्स को अपने पास बिठा के मतलब अपने बैंक में रखते हैं, जो आपको एडवाइस देते हैं कि आपको जो है इनकम टैक्स से आप कैसे बच सकते हैं, है ना, कम से कम इनकम टैक्स देना पड़ेगा आपको, तो आप अपने पैसे को ऐसे ऐसे जमा कर दिए। तो एक जो है ये ट्रस्टीशिप का भी काम करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। तो जनरल यूटिलिटी फंक्शन में जैसे आप कहें कि बैंक जो है आपके लॉकर्स में जो है आपके ऑर्नामेंट्स, ज्वेल्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं, आपके कीमती कागजात हैं, उन सबको जो है लॉकर्स में रखती है। ये इसका जो है एक जनरल यूटिलिटी, यानी यूटिलिटी हमारे काम में आने वाली चीज़ बन गई है कि हम जो है अपने चीज़ों को सेफ़ रख सकते हैं बैंक के साथ में। उसके अलावा जो है दूसरा आपको जैसे डिमांड ड्राफ्ट वगैरह कोई बनाया है वो सब आप जो है बनवा सकते हैं बैंक से ना, एक यूटिलिटी है, आपके जो है काम आसान किए हैं इसने बैंक ने। इसी तरह से आप अदर कोई किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट की उसकी ज़रूरत है जो बैंक से बन सकता है, वो सारे काम आप बैंक से करा सकते हैं। और ये आखिरी फंक्शन है क्रेडिट क्रिएशन का। क्रेडिट क्रिएशन में क्या है कि बैंक जो है लोन दे करके, एडवांस दे करके अपने जो भी अमाउंट है पैसे का उसको एक्सपेंड करती है, यानी क्रेडिट को एक्सपेंड करती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है क्रेडिट क्रिएशन का, इस पर अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम अलग से लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन कैसे करती है। तो यहाँ पे सिर्फ इसके बारे में इतना जानना है कि जो बैंक के पास में डिपॉजिट होते हैं उनको लोन या एडवांस दे करके वो क्रेडिट को एक्सपेंड करती है।